ये मैग्नेट चैप्टर का 6th पार्ट है। इसमें अपन कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो पहला टॉपिक है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है? जब किसी लोहे की छड़ में हम तांबे की टर्न्स को लपेट देते हैं और उसमें डीसी या एसी धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है, और वो फील्ड एक मैग्नेट की तरह होने के कारण वह क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। जब जब धारा हम प्रवाहित करते हैं तो वो एक मैग्नेट का फील्ड बनाता है और एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे चुंबक को हम अस्थायी चुंबक कहते हैं, क्योंकि हम जब भी धारा प्रवाहित करते हैं तो मैग्नेट बन जाता है, और जब भी हम धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं तो वो एक साधारण क्षण ही रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। और विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? ट्रांसफार्मर में होता है, मोटरों में होता है, और कई सारी मशीनों में विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। छोटी छोटी मशीनों को छोड़ के, जैसे छोटे छोटे खिलौनों में, है ना, उसमें परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है, स्थायी चुंबक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या डिफरेंस होता है ना। तो जो स्थायी चुंबक होते हैं उसमें चुंबकत्व का मान स्थायी होता है, इसका मान बदलता नहीं है। लेकिन विद्युत चुंबक में धारा के मान को परिवर्तित करके हम चुंबकत्व को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसकी प्रबलता क्या होगी? स्थिर होगी। परंतु विद्युत चुंबक की प्रबलता क्या होती है? धारा के मान पर निर्भर करती है। परमानेंट मैग्नेट का उपयोग हम दिशा सूचक के रूप में कर सकते हैं, है ना, जैसे समुद्र में, है ना, वायु मार्ग में या रेगिस्तान में। ऐसे स्थानों पे हम लोग विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं करते, हम लोग स्थायी चुंबक का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका तो विद्युत चुंबक का उपयोग दिशा सूचक में नहीं किया जाता। अधिक भार के लिए परमानेंट मैग्नेट का उपयोग नहीं किया जाता। अधिक भार के लिए हम लोग विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, जैसे क्रेन हो गया। क्रेन का संरचना कैसी होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब छोटी मोटरों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे खिलौने, है ना। विद्युत चुंबक का उपयोग जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर जैसी बड़ी मशीनों में इनका उपयोग किया जाता है। अब जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनके ध्रुव जो होते हैं, उनके नॉर्थ यानी उत्तर और दिशा दिखाने वाले जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, वो बदले नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो विद्युत चुंबक होते हैं उनके ध्रुव बदलते रहते हैं। जैसे कि एसी धारा है, उसके फर्स्ट हाफ में उसके पॉजिटिव साइकिल में अलग NS होगा और उसके नेगेटिव साइकिल में अलग ध्रुव वहाँ पर प्रदर्शित होंगे। ठीक है, अब जो परमानेंट मैग्नेट होता है उनका मूल्य कम होता है, इनका मूल्य अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़े। धारा ले जा रहे चालक में लग रहे बल को ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, एक मैग्नेट के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक चालक को रखेंगे और देखेंगे कि इसके फील्ड को जब इसकी फील्ड में इस तार को रखा जाता है तो वो कितना फोर्स महसूस करता है। ठीक है, तो अगर इस चालक में, और इस चालक को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है? I। ठीक है, और ये फील्ड B क्या है? फ्लक्स घनत्व है, और L इस चालक की लंबाई है, और थीटा इस क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र बना हुआ है उसका इस चालक से कितना एंगल बन रहा है वो है थीटा, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIL साइन थीटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। अब देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग हम लोग जनरेटर में करते हैं। जनरेटर में EMF किस डायरेक्शन में फ्लो होगा ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। और मोटर में, है ना, हम लोग बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले ये डिफरेंस जान लीजिए। उसके बाद आपको जनरेटर में आप क्या देते हैं, आप जनरेटर में आप देते हैं, आप फील्ड देते हैं, और फील्ड के बीच में आप उसको फोर्स देते हैं। यानी फोर्स आपको पता है ना,
फोर्स पता है और आपको फील्ड पता है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें पता है, तो आपको ईएमएफ पता करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट, या आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जानना है ना। तो कैसे पता चलेगा, तो दाएं हाथ के नियम से हम ये जान सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो अगर आप अपनी तर्जनी, अंगूठे और मध्य उंगली को, है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आप इस प्रकार से रखें, है ना, तब क्या होगा, ये जो तर्जनी है आपकी, है ना, ये तर्जनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, और जो बल का डायरेक्शन, आप जिस डायरेक्शन में आप जनरेटर को घुमा रहे हो, उस बल की डायरेक्शन को ऊपर साइड रखो, है ना। तो ये जो आपकी मध्य उंगली है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या आपके डायरेक्शन ऑफ करंट को बता देगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में भी होता है। इसमें देखिए, मोटर में आप क्या देते हैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि करंट देते हैं। आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड पता होगा। आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको यहाँ पर ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता चलेगा, यहाँ पर बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो तर्जनी है ना, ये इस उंगली को हम लोग तर्जनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो तर्जनी अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताए, और ये वाली उंगली जो आपकी मध्य वाली उंगली है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताए, तो आपका ये जो अंगूठा है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा कि आपका मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। इसमें भी सेम टू सेम तीनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, है ना। हाँ, तो ये मेन डिफरेंस है जो आप जान लीजिए, ठीक है। अब विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में क्या सिमिलरिटीज़ हैं वो देखिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जैसे ये चुंबकीय परिपथ है ना, तो सॉरी, ये विद्युत परिपथ है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक बैटरी है जिससे हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। तो वहाँ पास उसको आई बोलते हैं, और धारा प्रवाहित जिसको करते हैं, है ना, जिस लोड का कुछ रेजिस्टेंस होता है ना, और इसका कुछ ईएमएफ होता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग कंपेयर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये इस तरह से कुछ रहता है। तो इसमें टर्न्स जो रहती हैं वो क्या होती हैं, लपेटी रहती हैं। तो हम लोग इसमें देते हैं, हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, धारा देते हैं। धारा देने के कारण यहाँ पास क्या होता है, दिखा दी, और यहाँ धारा आउटपुट है, ठीक है। तो धारा देने से क्या होगा, यहाँ पास एक फ्लक्स बहने लगेगा, है ना। जिस प्रकार से यहाँ पास करंट बहता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पास फ्लक्स बहने लगेगा। और एमएमएफ यानी ईएमएफ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसमें एमएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ देने से यहाँ पास करंट इंड्यूस होता है, यहाँ पास एमएमएफ देने से फ्लक्स इंड्यूस होगा, है ना। और इस फील्ड में जो आपका फ्लक्स का अपोज कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और रिलक्टेंस जैसे यहाँ पास होता है वैसे यहाँ पास रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। वही सिमिलरिटीज़ यहाँ पास आपको बताई गई हैं। तो चलिए अपन इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। चलिए, तो ये आपने इसका दोनों का फील्ड तो देख लिया, सॉरी सर्किट तो देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इस प्रकार यहाँ पास I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे पहले, ईएमएफ अपॉन प्रतिरोध, है ना। वैसे ही यहाँ पास क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठ। ये बहुत कठिन वर्ड है, आप रिलक्टेंस के ही नाम से जाने, ठीक है। चलिए, और जैसे यहाँ पास ईएमएफ होता है, यहाँ पास क्या होता है, एमएमएफ होता है ना। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। ये जैसे यहाँ पर धारा होता है वहाँ वैसे ही चुंबकीय परिपथ में क्या होता है, फ्लक्स होता है। जैसे विद्युत परिपथ में धारा घनत्व होता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स घनत्व होता है, जिसको बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पास प्रतिरोध का सूत्र होता है R इज इक्वल टू ρl अपॉन A, वैसे ही यहाँ पास क्या होता है, रिलक्टेंस का सूत्र क्या होता है, S इज इक्वल टू L अपॉन μ0 μRA। जैसे यहाँ पर चालकता इज इक्वल टू क्या होता है, चालकता प्रतिरोध का क्या होता है, विलोम होता है। वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय शिलतें यानी कि इंग्लिश में परमिनेंस जो होता है वो रिलक्टेंस का अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर रेजिस्टिविटी होती है, वैसे यहाँ पर क्या होती है, रिलक्टेंस होता है, ठीक है ना। ये कुछ सिमिलरिटीज़ हो गई चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में।
चलिए हम फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत देखते हैं कि ये क्या होता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये, और मैं बता भी चुका हूँ कि अगर कोई मैग्नेट है ना, मैग्नेट है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, है ना, आप किसी चालक को ले जाएंगे। जब आप चालक को ले जाएंगे तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए ही होगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, स्थिर है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, इसलिए इस चालक में जब आप चालक को ले जाएंगे तो फील्ड में ले जाते समय आपके चालक में ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फील्ड से निकालते समय भी आपके चालक में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन जब आप चालक को स्थिर रखेंगे उस फील्ड में तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, उसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगा, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों में से या तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र को घूमना चाहिए, ठीक है, या फिर इस चालक को मूव करना चाहिए, ठीक है, तभी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। यही सिद्धांत फैराडे ने अपने प्रथम नियम में दिया कि उन्होंने कहा कि जब बदलते चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में एक चालक को रखा जाता है ना, बदलते चुंबकीय क्षेत्र, है ना, बदलने के क्या मतलब है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है वो मूविंग रहे। ये मूविंग कब रह सकता है? जब ये दोनों मैग्नेट जो है ना, एन और एस, वो क्या करें, मूव करें, है ना, तब बदलता चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है ना। तो बदलते चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में अगर किसी चालक को रखा जाए तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, या स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है अगर, है ना, तो यहाँ पे जो चालक है वो मूव करना चाहिए, ये जो चालक है उसको मूव करना चाहिए, ठीक है। जनरेटर में ऐसे ही करते हैं, या तो हम लोग चालक जो होता है, जो रोटर होता है, आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर को हम क्या करते हैं, टरबाइन की सहायता से घुमाते हैं, है ना। वो अलग अलग तरीका हो सकता है, चाहे वो पानी के फोर्स के द्वारा अपन टरबाइन को घुमाएं, है ना, चाहे वो हम लोग भाप के द्वारा घुमाएं, है ना, कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने को क्या करना होता है, वो अपन जो आर्मेचर होता है उसको घुमाते हैं। आर्मेचर के घूमने से, है ना, वो जब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में आर्मेचर घूमता है तो वो उसके क्षेत्र को बार बार काटता है, उसके वजह से यहाँ पास क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। यही चीज़ फैराडे ने अपने प्रथम नियम में बताया कि या तो आपका चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहे या तो चालक मूविंग हो, दोनों में से एक जब मूव करेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करेगा, तब जाके यहाँ पास ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो यही फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है। अब इसी प्रकार से फैराडे ने द्वितीय नियम भी दिया कि जो ईएमएफ के उत्पन्न होने की मात्रा है उसको कैसे निकालेंगे। हमने प्रथम नियम में तो बता दिया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, दोनों में से कोई भी एक मूविंग होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसने ये चीज़ तो पहले नियम में उन्होंने बता दिया। लेकिन ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो फैराडे के द्वितीय नियम में उन्होंने बताया। तो द्वितीय नियम में क्या बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी जो उत्पन्न होगा, ईएमएफ जो उत्पन्न होगा, है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। मतलब कि जितना तेज़ी से चुंबकीय क्षेत्र या फिर जितनी तेज़ी से वो चालक वो क्या होगा, परिवर्तित होगा, मतलब कि घूमेगा, है ना, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो अगर एक सेकंड में मान लीजिए पहले आपका फ्लक्स क्या था, फ़ाई 1 था, और 1 सेकंड बाद इसका फ्लक्स फ़ाई 2 हो जाए, ठीक है, और उस आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि टर्न्स की संख्या, घेरों की संख्या अगर n है ना, n है, तो आप ईएमएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू, है ना, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n यानी नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स परिवर्तन। देखो पहले फ़ाई 1 था, अब दूसरा फ़ाई 2 हो गया, है ना, तो दोनों में परिवर्तन कितना हुआ, फ़ाई 2 माइनस फ़ाई 1। परिवर्तन होने की दर बोल रहा है तो वो समय की रिस्पेक्ट में होगा, है ना, तो बाई टी हो जाएगा, यानी टी समय में ये कितना परिवर्तित हुआ, फ़ाई 2 से फ़ाई 1 से फ़ाई 2 में इसने परिवर्तन किया, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो इसका ईएमएफ निकालने का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित ईएमएफ है ना, वो क्या होगा, सदैव जिससे उत्पन्न होगा उसी ताकत का विरोध करेगा। मतलब कि इसका जो ईएमएफ होगा ना, ईएमएफ केवल n फ़ाई 2 माइनस फ़ाई 1 अपॉन टी नहीं होगा, है ना, वो क्या है, विरोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस सामने आ जाएगा, तो ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा।
है ना। पहला फैराडे का प्रथम नियम ने क्या बताया कि या तो फील्ड आपका मूविंग हो या चालक मूविंग हो, दोनों में से एक जन मूविंग है, एक जन स्थिर रहेगा, तब क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। पहला फैराडे का नियम हो गया। दूसरा, ये ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा ये कैसे जानेंगे, तो अगर चक्करों की संख्या या फिर घेरों की संख्या n है और t समय में कितना फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, φ2 माइनस φ1, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू φ2 माइनस φ1 अपॉन t, ठीक है ना। t समय में परिवर्तित हो रहा है इसलिए t ले रहे हैं, ठीक है ना। और लेंज के नियम के अनुसार जो प्रेरित ईएमएफ है यानी उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो अपने जिससे उत्पन्न हुआ है उसी ताकत का विरोध करता है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, सामने में माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं जो प्रेरित ईएमएफ होते हैं वो उनके प्रकार क्या होते हैं। तो दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, पहला। और दूसरा क्या होता है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डायनेमिकली प्रेरित ईएमएफ को, ठीक है। अब डायनेमिकली प्रेरित ईएमएफ में क्या होता है, देखिए, अगर देखिए डायनेमिक मतलब होता है परिवर्तनशील, ठीक है ना, परिवर्तनशील। तो या तो इसमें देखिए चालक इसमें क्या रहेगा, इसमें परिवर्तनशील रहेगा, यानी चालक घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र में, तब ये ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि स्टैटिकली प्रेरित ईएमएफ जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर होता है ना, हम लोग उसमें एसी धारा प्रवाहित करते हैं। एसी धारा की प्रकृति होती है कि वो क्या होता है, उसका धारा का मान हमेशा क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, जिसके वजह से क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा क्या रहेगा, परिवर्तनशील होगा, है ना। तो उसके वजह से जो इंड्यूस होता है, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुछ भी क्या होता है, मूविंग नहीं होता है ना, उसके बाद भी ईएमएफ वहाँ पर इंड्यूस होता है। तो ऐसे ईएमएफ को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन जो मोटर में होता है ना, और इसमें जनरेटर में होता है, ऐसे उत्पन्न ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे, मोटर का एग्जांपल गलत है, जनरेटर में जैसे होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरेटर में जैसे होता है उसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको हम लोग डायनेमिकली प्रेरित ईएमएफ बोलेंगे। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक स्वप्रेरित होता है और दूसरा परस्पर प्रेरित, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले वाले को, और दूसरे को म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, देखिए स्वप्रेरित ईएमएफ क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। अगर आप किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हो तो उसी चालक में अगर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे, स्वप्रेरण बोलेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। परस्पर प्रेरित ईएमएफ क्या होता है ये देख लीजिए। तो परस्पर प्रेरित ईएमएफ में क्या होता है, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है। जब प्राइमरी कॉइल में आप एसी धारा प्रवाहित करते हैं तो वो एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगता है, उसका फील्ड जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह हो जाता है। उस फील्ड के समीप में जब किसी दूसरे कॉइल को रखा जाता है तो वो फील्ड क्या करता है, अगर ये एसी धारा प्रवाहित की जाती है तो वो फील्ड क्या होता है, हमेशा वेरिंग होता है, यानी हमेशा उसकी इंटेंसिटी अप डाउन होते रहती है। तो दूसरे कॉइल को ये क्या करता है, बार बार काटता है। इसकी वजह से दूसरे कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, परस्पर प्रेरित ईएमएफ या फिर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के उपयोग क्या है, देखिए आप जानते ही हैं विद्युत चुंबक क्या होता है। किसी क्षण में अगर हम लोग किसी क्षण में अगर हम कॉइल को लपेट देते हैं और उसमें एसी धारा या डीसी धारा प्रवाहित करते हैं तो वह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, एक विद्युत चुंबक बन जाता है, ठीक है। तो इसके अनुप्रयोग क्या है, यानी इसका एप्लीकेशन कहाँ है, हम लोग वास्तविक जीवन में इसका उपयोग कहाँ करते हैं वो देखिए। तो विद्युत घंटी में हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। सर्किट ब्रेकर में इसका उपयोग करते हैं, क्रेन में इसका उपयोग करते हैं, रिले में इसका उपयोग करते हैं, है ना। प्लंजर और ट्यूब लाइट जो चौक होता है उसमें भी हम लोग विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये उपयोग, नियम और सिद्धांत और उनके उपयोग कहाँ पे क्या होते हैं वो देख लीजिए।
तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पियर का नियम। तो एम्पियर के नियम में क्या होता है, ओवरहेड लाइन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओवरहेड लाइन के समीप जब आपको जानना हो कि उसमें धारा किस दिशा में भी प्रवाहित हो रही है, तो हम एक चुंबकीय सुई को उसके ओवरहेड लाइंस के समीप ले जाते हैं। तो अगर वो बाएं तरफ डिफ्लेक्शन करता है और हम अगर एज्यूम कर लें कि आप किसी उस ओवरहेड लाइन के ऊपर में आप हाथ फैलाए हुए हैं, तो अगर जो डिफ्लेक्शन है आप चुंबकीय सुई का, वो बाईं ओर है और बाईं ओर हाथ की तरफ आपके अगर इंडिकेट कर रहा है, तो जो धारा की दिशा होगी वो आपके पैरों से सिर की ओर होगी, है ना। ये मैं डिटेल में एक बार बता चुका हूँ, यहाँ पास आपको रिवीजन टाइप का बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये एम्पियर का नियम हो गया, है ना। तो एम्पियर के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा को ज्ञात करने में। कार्क इसको नियम में क्या होता है, कार्क इसको नियम में हम लोग इस तरह से स्क्रू बना होता था, है ना। तो अगर धारा की दिशा हमको यहाँ पास पता हो तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पास ज्ञात कर सकते हैं। ये कार्क इसको नियम था। और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो चालक के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करते थे। एंड नियम इस हम वीडियो लेक्चर में कवर नहीं किए हैं, है ना। एंड नियम का उपयोग किया विद्युत चुंबक के NS जो ध्रुव होते हैं उनके ध्रुव ज्ञात करने के लिए हम लोग एंड नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहाँ करते हैं, जनरेटर में जो उत्पन्न EMF होता है उसकी दिशा क्या होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। और बाएं हाथ का नियम का उपयोग कहाँ करते हैं, मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। लेंज का नियम का उपयोग कहाँ करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में एक डिस्क घूम रही है ना, तो उसको अपने को उसमें एडी करंट, है ना, की दिशा क्या है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई डिस्क घूम रही है तो उसमें जो एडी करंट की दिशा है वो किस दिशा में है, वो ज्ञात करने के लिए हम लोग लेंज के नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इतना। अच्छा, एक और टॉपिक बचा है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चुंबक की खींचने की शक्ति को किस नियम के क्या नियम होता है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है, B यानी फ्लक्स घनत्व B²/2μ0, ठीक है। तो जूल पर मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा कि चुंबक की खींचने की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। धन्यवाद।